तो प्यारे बच्चों, आप लोग के बीच आज हमारे जो बच्चे हैं राहुल कुमार 10th में काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं, तो उनकी जर्नी सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि बच्चे कैसे, जो आने वाले बच्चे हैं वो कैसे प्रिपेयर करें कि उनका जो नंबर का जो लाने का प्रक्रिया होता है वो क्या आसान हो पाए। ठीक है, तो हम उनसे कुछ क्वेश्चन और सवाल करेंगे, वो अपनी जर्नी बताएंगे। पहले राहुल भैया से कहेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है। हेलो, मेरा नाम राहुल है। मेरे अभी 10th के रिज़ल्ट्स आए हैं। मैं अभी 93.7 आया हूँ, 94% अप्रॉक्सीमेटली। एंड चलिए आंसर करते हैं अब क्वेश्चंस का ही। तो राहुल भैया से हमारा पहला ये क्वेश्चन है कि वो 9th में कितना मार्क्स लाए थे। ठीक है, फाइनल जो मार्क्स होता है, क्योंकि बच्चे लगता है ना कि 10th में जो 95%, 94% या 96% नंबर लाते हैं, तो ये मानिए कि जो 95% नंबर ला रहे हैं उनका 100% तैयारी होता है। क्या होता है? 100% तैयारी। किसी कारणवश तबीयत खराब होने कारण या कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण क्या होता है, कुछ मार्क्सिंग कम जाता है। ठीक है, तो हम इनसे क्वेश्चन ये करेंगे कि भैया 9th में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा था पिछले साल। ठीक है, तो आप लोग भी बताएंगे। ठीक है। 9th कोविड ईयर था। ठीक है, कोविड से जस्ट हम लोग बाहर निकले थे, तो टर्म 1 और टर्म 2 का सिस्टम चल रहा था उस वक्त। टर्म 1 MCQ था, मेरे उसमें आए थे 75%, और टर्म 2 था वो सब्जेक्टिव पेपर। तब मैंने कोचिंग ली थी, उससे पहले मैं कोचिंग नहीं कर रहा था। टर्म 2 में आए थे मेरे 91%। तो हम एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं कि भैया को ये मतलब आप लोग को जानना चाहिए कि 9th का जो लेवल है, जो सिलेबस का लेवल होता है, और 10th का लेवल, दोनों में क्या डिफरेंस है। 9th का लेवल ज़्यादा होता है कि 10th का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, 10th वाला कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि 10th में हम वही पढ़ते हैं जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मोस्टली चीज़ें वही हैं। 9th में सब कुछ नया आ जाता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस में हम लोग 3 पार्ट अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। SST में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। बाकी चीज़ें भी हैं, जैसे कि मैथ्स पूरी नई हो जाती है। ये सब अलग अलग होता है 9th में। 10th में हम उससे आदत हो जाती है, और दूसरी बात सारा सिलेबस पहले का ही होता है, तो 10th कंपैरेटिवली ईजी है 9th से। कुछ क्वेश्चन हमारा और है भैया से कि जो बच्चा 95% नंबर लाना चाहता है, जो मतलब अच्छा मार्क लाना चाहता है 10th में, उसको क्या NCERT के अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहिए? थ्योरी के लिए NCERT काफ़ी है। क्वेश्चंस लगाने तो रिफ्रेशर कोई ले लो, एग्जाम्पलर आती है NCERT की, एग्जाम्पलर लगा लो साइंस और मैथ्स की। SST के लिए ऑल इन वन बुक आती है, उसमें सारे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश, हिंदी के लिए भी ऑल इन वन। तो रिफ्रेशर से थ्योरी मत करो, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ज़रूर रेफ़र करना। क्योंकि 10th में 95% या चाहे अच्छा मार्क्स लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट का काम होता है एक कोई आम बच्चा के लिए। ठीक है, मीडियम बच्चा के लिए जो पढ़ने में बचपन से तेज़ होता है उसके लिए तो ईजी होता है। लेकिन यदि कोई आम बच्चा हो जो काफ़ी मतलब उसका 70% या 60% रहा, वो सोचेगा उसका सपना हो कि 95% नंबर लाए, तो वह किस प्रकार से मतलब मेहनत करे, और साथ में उसको क्या अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना चाहिए 10th में। क्योंकि बच्चा 9th तक क्या होता है, सीरियस होता नहीं उतना। अभी 9th में क्योंकि बोर्ड है ऐसा इन सब चीज़ को हम लोग को सीरियस मानना चाहिए, चाहे 9th हो। कि 9th में यदि अच्छा मार्क्स नहीं करेंगे तो 10th में क्या हम लोग के पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, कि 9th में पहले बात कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा। ठीक, कमी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि 10th में मतलब, और एक चीज़ और जो मेन है, बच्चा 10th में डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। पहली बार 10th का सिलेबस 2 या 3 महीने का है। मैथ का अगर ज़्यादा खींचोगे तो 3 महीना जाएगा, वरना 2 महीने में ख़त्म कर दोगे। आखिरी के 2 महीने, जैसे कि अभी कोचिंग के साथ चल रहे हो, सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आखिरी के 2 महीने अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, कौन सा अक्टूबर, नवंबर या नवंबर, दिसंबर अगर ढंग से पढ़ लिया, तो उसके बाद से सिलेबस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जनवरी, फरवरी तुम्हारा रिविज़न का टाइम है। दिसंबर तक ख़त्म कर दिया सिलेबस पूरा अच्छे से, और जनवरी, फरवरी में तुमने रिवीजन कर लिया। और डिस्ट्रैक्शन की बात है, तो डिस्ट्रैक्शन से तो नहीं बचोगे, साथ में लेके चलना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हो उसी टाइम पे, मतलब पढ़ाई को अपना अलग टाइम दो और फ़ोन को अलग टाइम दोगे, तो वैसे ही चलना पड़ेगा, बच नहीं सकते। बेसिकली भैया का कहने का ये मतलब था कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचने। सही बात है कि देखिए सोशल मीडिया काफ़ी बच्चे पे हावी हो गया है, तो एक काम करना है, आप लोग को टाइम बना लेना है कि हमको इतना क्या करना है, मोबाइल चलाना है। ठीक
ठीक है, क्योंकि टाइम बनाना काफ़ी मतलब कि एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एक टारगेट बनाओ पर डे क्या कि मुझे इतना टाइम देना है पढ़ाई के लिए, इतना देना है सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। अच्छा, खासकर यदि आपका टारगेट है कि अच्छा मार्क्स लाएँ तो आपको सोशल मीडिया थोड़ा सा कट के रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दिन भर मोबाइल भी चला लीजिए और टॉप कर जाइए, ऐसा कोई अच्छी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे गुरुजी के पास किसी भी टीचर हो, सभी टीचर अपना 100% देते हैं, और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि आपको एक क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटी को होता है ना पहले ज़माना का, वो घोर के पिला दिया और तुम नंबर लेके चल आओ, ठीक है। तो बच्चा या स्टार्टिंग में शुरू से ही एक माइंड सेट कर लेता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे इस बार अच्छा करना है, ठीक है। और एक कंटिन्यूटी का काफ़ी मतलब कि क्या मतलब इनका रहा है कंटिन्यूटी, मैं जब बताता हूँ। जब इनका क्लास में लेता था, देखता था कि इनका तबीयत भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन रेगुलर आते थे। कंटिन्यूटी में कोई कमी नहीं कि आज शादी घर में है तो पार्टी किए तो उधर ही रह गए, ठीक है, एक बहाना हो जाता है मम्मी शादी में गए थे। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है बच्चे को। कंटिन्यूटी यदि नहीं रहेगा आप में तो आप सफलता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पर डे पढ़ना एक पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास करत जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पत निशान। तो जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेगा उसका एक दिन नंबर ज़रूर अच्छा आएगा। कोई बच्चा बचपन से कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है। जो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है उसका अच्छा मार्क्स आ जाता है, ठीक है। आप सभी ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुना होगा, ठीक है। कछुआ सोचता है कि खरगोश सोचता है कि मैं तो तेज़ भागता हूँ, मैं फर्स्ट आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रियल लाइफ है इसमें आपको कछुआ से चलना पड़ेगा, आपको रेगुलर चलना पड़ेगा। इन्हें कि एक दिन एकदम पूरा जोश में आ जाएँ, राहुल ये बता रहे हैं चलो जाके 10 घंटा तक पढ़ लेंगे, अब क्या हम तो फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडी से जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप में स्टूडेंट शब्द लगा हुआ, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, मतलब विद्या को जो अध्ययन करता है उससे बोलते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो जब तक लगा कुछ सीखना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरा और है। अभी ऑनलाइन काफ़ी हावी हो चुका है बच्चे मार्केट में, काफ़ी ऑनलाइन हावी हो चुका है बिकॉज सस्ता होता है काफ़ी। ऑफलाइन क्या फीस सस्ता है, यहाँ पे हमारे पास फीस 2000 बच्चा मंथली पे करके पढ़ता है, ठीक है। पिछले साल बच्चा जो पढ़ते थे भैया तो 2000 रुपया फीस देते थे, ठीक है। अभी मात्र 1000 रुपया फ्री मान लो कि ऑनलाइन में उपलब्ध है पढ़ाई। लेकिन ये भैया बताएंगे आपको, क्योंकि देखो हम बताएंगे तो आप लोग का झूठ बोल रहे हैं सर ने, लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका है, जो अच्छा मार्क्स लाया है, वो बताएंगे आपको कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में इनका क्या योगदान ज़्यादा रहा। मैंने मोस्टली ऑफलाइन ही किया है। ऑनलाइन मैं थ्योरी कर सकता हूँ, चलो मान लिया थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 10 लगाओगे फिर बैठ जाओगे, तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे भी तो तुम नहीं लगाओगे। बैठने के वो एक माइंडसेट नहीं आता। क्लासरूम में बैठ के तुम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तुम कर लिया, तुम रट लिए, काम ख़त्म। क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? क्वेश्चंस तुम्हारे पास होंगे भी तो घर पे तुम नहीं करोगे, क्योंकि चेक करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे आओगे या किसी भी कहीं पे भी बैठोगे, स्कूल में बैठोगे, क्लासरूम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कुछ क्वेश्चंस मेरा और है कि जो बच्चा बेसिक मैथ लेता है उसके लिए तो मुझे भी करना है, चलो NCERT सफिशिएंट, लेकिन भैया का स्टैंडर्ड मैथ था और काफ़ी अच्छा इन्होंने किया, मतलब नहीं समझे, अप्रॉक्स ये समझो कि 95 नंबर के आसपास ही लाए हैं, ठीक है। तो ये बताएंगे कि जो बच्चा स्टैंडर्ड मैथ लेता है उसको एक्स्ट्रा और क्या करना चाहिए, ठीक है, NCERT के अलावा। NCERT बेसिक वालों को तो ठीक है, चलो उनको मैथ्स लेनी नहीं है, किसी को भी बेसिक ले रहे है। तो अगर तुम स्टैंडर्ड ले ही रहे हो तो 9th में तुम पहले कोई भी रिफ्रेशर एक लगाओ, दिसंबर तक तो लगाओ। एक बात होती है कि मैथ मार्क्स नहीं आ रहे, मार्क्स के लिए नहीं आएंगे, वो मार्क्स में काम नहीं आएगा, चलो ठीक है। रिफ्रेशर लगा रहे हो तो तुम्हें शायद कहीं पे हेल्प कर जाए, बट 9th में मार्क्स के लिए काम नहीं आएगा। 9th में NCERT ही पूछेंगे, लेकिन 9th में तुम्हारा वो एक बेस बन जाएगा कि हाँ मेरी कैलकुलेशन तेज़ होगी, मेरी वो क्वेश्चन ज़्यादा करने की आदत होगी। दिसंबर तक तो एक रिफ्रेशर लगाओ, दिसंबर के बाद छोड़ दो, जनवरी फरवरी छोड़ दो, तब NCERT लगाओ, एग्ज़ाम की तैयारी करो। और 10th में एक एग्जाम्पलर बुक आती है NCERT की, वो CBSE रिलीज़ करता है, वो एक लगाओ, वो एक ज़रूरी है, उससे क्वेश्चंस काफ़ी लड़ते हैं। तुम्हें रिफ्रेशर लगाने का मन है, रिफ्रेशर लगाओ, लेकिन दिसंबर तक तो रिफ्रेशर दिसंबर के बाद मत छूना। या तो स्टार्टिंग से लगा लो, स्टार्टिंग से ख़त्म कर पाते हो ठीक है, नहीं कर पाते तब भी दिसंबर में छोड़ देनी है। दिसंबर के बाद मार्क्स पे फोकस करना है, बोर्ड पे, तो उसके लिए एग्जाम्पलर लगानी पड़ेगी अगर स्टैंडर्ड लिया है तो। आपका प्री बोर्ड में कितना मार्क्स आया था? प्री बोर्ड 1
88, प्रीबोर्ड 290, प्रीबोर्ड 397। अप्रॉक्स हम लोग सारे सवाल ने भैया ने पूछा और हमने पूछा और भैया ने बताया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा एक बात बताइए, जो बच्चे लोग को मतलब जो अभी नया आने वाला बच्चा है, जो 10th में मतलब इस बार देने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, जो मतलब डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए ये बताइए। उसको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मतलब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मैथ साइंस बेसिकली। हाँ, तो मैथ्स का तो देखो, मैथ्स तो डेली लगानी पड़ेगी, वो एक दिन में ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है नहीं। एसएसटी जहाँ तक आता है उसका तुम एक दिन में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उसका सिलेबस इतना है कि नहीं कर पाओगे। साइंस एक चीज़ हो जाती है कि आसान है, पर अगर तुम कंसेप्ट रट्टा मारने जाओगे तो नहीं होगी, समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। तो इसका आसान तरीका है, टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। तुम अगर 2 घंटा बैठ रहे हो तो 1 घंटा मैथ्स को दिया, उसी दिन 1 घंटा साइंस को दिया, अगले दिन 1 घंटा मैथ्स को दिया, 1 घंटा एसएसटी को दिया। इंग्लिश हिंदी तुम कर लोगे यार, इंग्लिश हिंदी मतलब ठीक है, आखिरी दिन भी हो जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो रेगुलर करने पड़ेंगे। साइंस को मतलब हफ्ते में 3 दिन साइंस, 4 दिन साइंस कर ली, 3 दिन एसएसटी कर ली, या उल्टा कर लिया, मैथ्स डेली कर ली। 2 घंटा तो रेगुलर बैठना ही है, 2 घंटे से कम बैठ रहे हो तो तुम्हारा मतलब थोड़ा दिक्कत जाएगा। और नोट्स बनाना ज़रूरी है, खुद के नोट्स बनाना, दूसरों के नहीं, खुद के। कोचिंग से मिल रहे हो अलग बात है, स्कूल से मिल ही रहे होंगे, बट एक खुद से एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना जिससे तुम रिवाइज़ करोगे आखिरी टाइम पे। और उसके बाद से आता है क्वेश्चंस करना। थ्योरी तुम कोचिंग में कंप्लीट करो, स्कूल में कंप्लीट करो, स्कूल का काम स्कूल में किया, कोचिंग का काम कोचिंग में किया, घर पे सिर्फ क्वेश्चंस लगाए। जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा माइंड खुलेगा और मार्क्स लाने में मतलब आसानी है। सबसे पहले राहुल भैया के लिए आप लोग ताली बजाइए, ठीक है। देखो, कोई भी जो टॉपर होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं कि बचपन से टॉप कर रहा है। सब कोई होता है ना कि हम भी छोटे थे ना, सोचते थे यार अच्छा 95% नंबर लाए हैं, बहुत पढ़ने में तेज़ होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने निरंतर प्रयास करना, क्या हो ना, प्रयास करना। यदि कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर पढ़ने में क्यों ना हो, यदि उसको डेली क्या हो, आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कुआँ देखे होंगे, तो कुआँ आप देखिएगा, पहले रस्सी से जो पानी खींचा जाता था ना, तो पत्थर क्या करता है, पत्थर भी खिया जाता है। तो लगातार यदि आप प्रयास करते रहे समझे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो समय जो आपका कमज़ोर था वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो जिस बच्चा का जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, बेसिकली जानना है उसे प्रयास करना है, ठीक है। जो मजबूत थी उसको चलो देखते चलना है, और जो कमज़ोर उसको क्या करना है, उसको प्रयास करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या करना है, भैया कहने का मतलब था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। अच्छा, मेन डाउट होता है बच्चों लोग में कि सर यदि हम मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो फिर पीछे का चैप्टर कैसे रिवाइज करें। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बच्चे रिवाइज करते नहीं हैं, उसमें बच्चे का नंबर कम आता है, तो बच्चों को कैसे रिवाइज करना चाहिए, 2 लाइन में आप जरूर बताइए इसको, ठीक है। रिवीजन मतलब अब थ्योरी रिवाइज़ करना अलग चीज़ हो गई। थ्योरी रिवाइज़ तुम बैठोगे एक दिन संडे को 1 घंटा दोगे, 2 घंटा दोगे, बट धीरे धीरे कैसे रिवाइज़ करते रहे रेगुलरली। तो इसका आंसर है क्वेश्चंस लगाओ। अगले चैप्टर पढ़ रहे हो तो पिछले चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस लगाओ साथ में, तो उससे पिछले चैप्टर की थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी याद आती रहती है और रिवीजन रहता है। जब एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले कॉपी खोलोगे तो तुम्हें पूरा ब्लैंक नहीं रहेगा, तुमने क्वेश्चंस लगाए तो तुम्हें याद रहेगा, हाँ ये ऐसे होता है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था। तो थ्योरी तुम रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे और क्वेश्चंस तुम्हारे ऑलरेडी प्रैक्टिस होंगे, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम या मेहनत नहीं लगेगी एग्ज़ाम से पहले। एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। आज का ना जो एडवर्टाइजमेंट्स है, चाहे दिखावा जो है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि एकदम इतना हावी हो चुका है, मतलब कि बच्चों में, अच्छा वहाँ पे ये है, वहाँ पे एक दिखावा, मतलब कि तो उसमें बच्चों को क्या जाना चाहिए कि बस एक होता है ना कि हाँ अच्छा वहाँ 50,000 रुपये लग रहा है, वहाँ बहुत इतना पैसा लिया जा रहा है तो अच्छा पढ़ाया होगा, यहाँ कम लग रहा है तो नहीं, क्या पढ़ाएँ कम फीस में है। तो उस पर आपका क्या मतलब ओपिनियन है कि बच्चों टीचर को क्या पैसे पे जज करना चाहिए कि ज़्यादा अच्छा पढ़ाएँगे। पहली बात, पैसे तुम कमा नहीं रहे हो तो सोचोगे भी काहे को। तो तुम्हें समझ आ रहा है, कंटेंट तुम्हें सही मिल रहा है, बस इतना ही। कोचिंग वालों का काम क्या है, कोचिंग में आओगे या स्कूल में भी जाओगे वो तुम्हें कंटेंट देगा, प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी है, पढ़ना तुम्हें खुद से, एग्ज़ाम देने खुद से जाओगे। अगर तुम्हें समझ आ रहा है, टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है,
पढ़ाने से मतलब है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है। टीचर मतलब जैसे कि 1-2 घंटे का स्लॉट है तो तुम्हें 2 घंटा पढ़ा रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है कि 1 घंटा पढ़ा रहा है 1 घंटा इधर उधर घूमने चला जा रहा है, ये नहीं कर रहा। और तुम्हारे टाइम पीरियड को पूरा यूटिलाइज़ करा रहा है, तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट नहीं हो रहा है, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है यार। बाकी तुम्हें खुद से ही करना है, टीचर क्या ही करेगा। क्योंकि भैया का 95% नंबर आया है मैथ में, काफ़ी समझो 100 आउट ऑफ 100 है समझो, है ठीक है। और हम तो कहते हैं कि इनका नंबर 99% आता है, क्योंकि इनका पूरे जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें काफ़ी पानी पड़ रहा था और उस दौरान काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुका था। तो सोचो जिस बच्चा का तबीयत ख़राब हो और उसमें 95% नंबर लाना है अप्रॉक्स लगभग, तो काफ़ी बड़ी बात होता है। तो हम इसे जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में जो हम मैथ पढ़ाता था चूँकि, तो हमारा क्या योगदान है रहा, ठीक है। और चूँकि भैया का इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ तो कहीं इसमें कोई होता है ना कि हाँ पीछे कैमरा के पीछे क्या होता है कि सिखा दो बच्चे को ऐसे बोलना है ऐसे करना है, नहीं। हम प्योर हम जो सच्चाई है बताना है, ठीक है। क्योंकि जीवन में हर एक व्यक्ति सीखता है, कोई हम भी हैं तो हम भी आज सीख रहे हैं। कोई नहीं कहता है कि अच्छा कुछ होता है कि जजमेंट करते हैं, अच्छा टीचर का तो 22-23 साल एज हो रहा है तो क्या अनुभव होगा, क्या पढ़ाएगा, हैं। तो मेन बच्चे के प्रति मेहनत करना। तो भैया को आपको रिलेटिव बताएंगे, ठीक है, कि क्या मैथ में हमारा क्या योगदान रहा, ठीक है। मैथ्स में मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब मैथ मैंने यहीं पे पढ़ी है। स्कूल में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा कराती थी, हमारी जो टीचर थी वो क्वेश्चंस काफ़ी कराती थी, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो थ्योरी मेरी यहीं से कंप्लीट हुई है। क्वेश्चंस मेरे को लगाने की खुद से आदत है, मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ, अच्छा खासा लगाता हूँ। तो मैथ्स तो मेरी मोस्टली यहीं से हुई है। हाँ, थैंक यू। क्या होता है ना कि बच्चे जब बताते हैं कुछ अच्छा, जब बताते हैं चाहे जो रियलिटी बताते हैं तो टीचर मोटिवेट होता है। क्योंकि जब सुनते हो ना कि लाइक्स यूट्यूब पे जो पढ़ाते टीचर क्या कहते हैं, लाइक्स मुझे करो, तो सच्चाई बात है कि जब आप लोग अप्रिसिएट होता है, टीचर भी क्या होता है अप्रिसिएट होता है। जैसे हम लोग बच्चे का मार्क्स कम आता है तो अप्रिसिएट करते हैं, तो टीचर भी क्या होता है ना, जब बच्चे अच्छा करते हैं तो टीचर क्या करता है, टीचर भी बूस्टअप अंदर से क्या होता है, हिम्मत बढ़ता है, चलो और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। और ये तो बस एक जरिया है, और अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, ये फर्स्ट हम लोग का था। आने वाला टाइम में हम लोग और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू थैंक यू एवरीवन।